आज बात करते हैं झारखंड के महली जनजाति की। वैसे तो झारखंड के कई जिलों में महली जनजाति के लोगों की तादाद देखने को मिलती है, लेकिन देश के कई दूसरे राज्यों में भी इनकी उपस्थिति के प्रमाण हैं। झारखंड से सटे पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी महली देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक बात साफ है कि महली की उत्पत्ति और इससे दूसरी जातियों के गोत्र या संबंध के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों ने इनके बारे में शोध किया, लेकिन इस बारे में उनमें मतैक्यता का अभाव ही नजर आया है। कभी इनका संबंध मुंडाओं से तो कभी संथालों से जोड़ा गया है। चूंकि महली जाति के लोग झारखंड या अन्यत्र सभी जातियों के लोगों के साथ घुल मिल गए हैं और उनसे निकट संबंध भी उनमें विकसित हो गए हैं, इसलिए कई बार उनको दूसरी कई जातियों से अलग करना भी कदाचित कठिन हो जाता है। वे चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपना स्वतंत्र अस्तित्व आमतौर पर समूहों में नहीं रखते हैं और अपने मिलनसार और सरल स्वभाव के चलते अपनी बसावट की जगहों पर दूसरी जातियों के लोगों के साथ इस कदर घुल मिल जाते हैं कि उनको कई बार अलग तरीके से वर्गीकृत कर पाना खासा मुश्किल हो जाता है। संभव है कि इसके कारण ही कई विद्वानों ने इनके बारे में शोध तो किया, लेकिन किसी खास नतीजे पर एक साथ पहुंच पाने में सफल नहीं हुए, या यूं कहें कि उनमें मत भिन्नता की स्थिति रही। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, कई लोगों और शोधार्थियों ने इस जाति का संबंध पुराने समय में महलों से होने की बात कही है। आपसी बातचीत के दौरान महली जाति के लोग इस बारे में बातें करते भी मिल जाएंगे। हालांकि वे जनश्रुतियों और संभावनाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय बीपी केसरी ने भी महली जातियों के बारे में लिखा था, हमारे देश में कई जातियों के उद्भव और विकास का इतिहास और अनिर्णित पड़ा हुआ है। ये भी माना गया है कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में भी महलियों का उल्लेख है। कहीं तो वे गोत्र के आधार पर महलियों का संबंध संथालों से जोड़ते हैं, तो दूसरी ओर उनका ये भी मत है कि महली द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। यहाँ ये बात उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संथालों से महली के संबंधों को जोड़ना कहीं न कहीं टोकरी बनाने के काम से भी संबंधित दिखाई पड़ता है। चूंकि महली टोकरी बनाने के काम में निपुण थे और संथालों में टोकरी बनाने का कोई प्रचलन देखने को नहीं मिलता था, इसलिए इस कार्य को उनके बीच महली जाति के लोगों ने ही किया। समय के साथ ही संथालों के साथ उनके निकट संबंध भी स्थापित हुए। हालांकि इसके काल के बारे में कोई निश्चित आलेख उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर रसेल जैसे विद्वान इनका संबंध मुंडा जाति से भी जोड़ते रहे हैं। नागवंशियों से भी कई बार इनके संबंध होने के बारे में जनश्रुति है। शिल्पकार महली काफी मेहनती होते हैं और अपने काम में निपुण माने जाते हैं। अपने कोमल स्वभाव और लोगों से मिलने जुलने की कला के कारण भी ये माना जाता रहा है कि ये जहाँ भी वास करते हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलकर रहने लगते हैं। शायद यही कारण है कि किसी खास जगह पर इनकी बड़ी जनसंख्या दूसरी जनजातियों की तरह नहीं दिखा करती। ये बात इनको राज्य की दूसरी जनजातियों से अलग भी करती है। बिहार के पूर्णिया जिले में इनकी तादाद है। बकौल रिजले बांस फोड़ महली बांस से जुड़े काम करने में माहिर होते हैं। ये टोकरी से लेकर सूप भी बनाया करते हैं। पातर महली भी बांस से जुड़े काम करते हैं, लेकिन वे इसी काम में सीमित नहीं रहकर खेती करना भी पसंद करते हैं। तांती महली पुराने समय में पालकी ढोने का काम किया करते थे। इसके अलावा महली मुंडा और सुल्की महली भी महली जाति की दूसरी जनजातियां हैं। ऐसा देखा गया है कि महली महानगरीय ढर्रे में पूरी तरह से ढलने में थोड़ा समय लेते हैं। बहुत कम ही महली शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में रहने को वे तरजीह देते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची और औद्योगिक क्षेत्र धनबाद में इनकी जनसंख्या ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इनमें शिक्षित लोगों की संख्या भी कम है। महिलाओं में तो ये और भी कम है। शहरों में भले ही
शिक्षा का स्तर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं दिखता। अवश्य ही समय के साथ इनमें पहले की तुलना में शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ दिखता है। सरकारी नौकरियों में भी अब थोड़ा बहुत महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिलती है। लोग अब पहले की तुलना में ज़्यादा जागरूक दिखते हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद भी बढ़ते अवसरों के चलते सरकारी नौकरियों में इनकी तादाद बढ़ी है। मनसा देवी की पूजा करने के अलावा दुर्गा पूजा इनके प्रमुख त्योहारों में शामिल है। ये पुरखों की भी पूजा करते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म के देवी देवता ही इनके आराध्य हैं। इनके अलावा अलग अलग स्थानों में रहने वाले महली संबंधित स्थानों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी आस्था प्रकट करते देखे जाते हैं। बड़ी जनजातियों के हितों के लिए काम करने वाले महली दूरस्थ गांवों में भी देखे जाते हैं। इनकी सामाजिक स्थिति पर कई विद्वानों ने एक समान राय व्यक्त की है। क्योंकि ये संगठित नहीं होते, अतः गांव के लोगों के साथ ही संगठन पंचायत में सक्रिय हो जाते हैं। आपसी मतभेद वगैरह सुलझाने के लिए संबंधित गांवों की पंचायतों पर ही निर्भर रहते हैं। पंचायतों में जैसा भी निर्णय लिया जाता उसे सभी लोग मानते हैं। इसमें कई तरह के मतभेद का मामला आमतौर पर देखा नहीं जाता। एकल परिवार की अवधारणा वाला महली समाज पितृ प्रधान होता है। हालांकि संयुक्त परिवार भी काफी देखा जाता है। इसमें सभी की सहमति से परिवार का संचालन किया जाता है, लेकिन परिवार के मुखिया के आदेश को घर के सभी लोग मानते हैं। इनके गोत्रों में तिर्की, बरवार, केसरियार, हेम्ब्रोम, केरकेट्टा बारला, नाग, मर्री इत्यादि हैं। एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं होता है। नाच गाने में पारंगत महली समाज के तकरीबन सारे लोग इससे नाता रखते हैं। मांदर की थाप पर जब समाज के लोग नृत्य करते हैं तो ये मन को मोह लेता है। कई लोग गाने में भी प्रवीण होते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रचलित भाषा को अपनाने वाले महली समाज के लोग अक्सर बहुभाषी होते हैं। स्थानीय वेशभूषा को भी ये अंगीकृत करते हैं। नागपुरी और सादरी बोलते हैं। शिक्षा में पिछड़े होने के चलते ये बड़ी नौकरियों में प्राय नहीं देखे जाते। शहरों में आकर दैनिक मजदूरी करते कई महलियों को देखा जाता है। ये शहरों में छोटे मोटे काम कर अपना जीवन यापन किया करते हैं। महलियों में नृत्य संगीत के प्रति दीवानगी का आलम है कि भले ही उनके जीवन में लाख कष्ट हो, लेकिन वे नाच गान में जिस कदर मस्त रहा करते हैं उसमें उनकी जिंदा दिली साफ झलकती है। धन्यवाद।